Hello dear aspirants, welcome back to our YouTube channel that is Manzil Bharat. Myself Ankush and I am here dealing with your economics part. तो डियर एस्पिरेंट्स, एज यू ऑल नो कि जेकेएसएसबी के द्वारा एक छोटी नोटिफिकेशन पेश करी गई थी जहां पर उन्होंने एसआई की कैटेगराइज वाइज नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह को बताया है एंड बहुत ही जल्द आपको उसकी नोटिफिकेशन विद फुल सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने मंजिल भारत की ऐप पे अपना जेकेपीएसआई का पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है जस्ट एट 499 रुपीज। तो आज उसी के लिए आपके डेमो लेक्चर्स है। हमारे जेकेपीएसआई के जितने भी डेमो लेक्चर्स है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज बारी आप लोगों की इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक्स में एक बार जरा ओवरव्यू से ले लेते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स है, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम डील करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में बड़े सारे क्वेश्चंस को कैटर करा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देश की नेशनल इनकम क्या होती है, कुछ टर्म्स सुनी होगी कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। अगर किसी एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके मुख्य कारण क्या है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, पॉवर्टी क्यों है, क्या रीजंस है उसके पीछे, ठीक है। आरबीआई का क्या काम है, वो कैसे फंक्शन करती है, कौन बनाता है, नोट्स कौन इशू करता है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं वो आपको कौन देगा, वो हमारा ये सब्जेक्ट आपको इकोनॉमिक्स देगा, ठीक है। एंड आई विल अश्योर यू कि एट द एंड ऑफ जब हमारी ये लेक्चर सीरीज को 2 या 3 हफ्तों की रहने वाली है, जब ये खत्म होगी तो आप लोगों को एकदम इकोनॉमिक्स क्रिस्टल हो चुकी होगी। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। तो बात करते हैं किसके, इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो मेरे भाई देखो, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। तो देखो, जब भी हम इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कुछ चीज को शुरुआत करते हो तो सबसे पहला स्टेप रहता है आपकी पहली सीढ़ी को चढ़ना। तो वो जो आपकी पहली सीढ़ी है मेरे भाई, वो यही है आपका बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम समझेंगे यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की इमर्जेंस क्यों हुई, इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या है। फिर हम जब वो सारी चीजें समझेंगे, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, अगर वही इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट के टर्म में पढ़े वो क्या होती है। इन सारी चीजों का मतलब जो है हम इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बोला गया है, कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो डिराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। कितने मेरे भाई, 2 ग्रीक वर्ड्स। एक का मतलब है, एक ग्रीक वर्ड आपके पास ओइको, जिसका मतलब होता है मेरे भाई आपके पास हाउस, और सेकंड है आपके पास नोमोस, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कहने का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक आपके पास ओइको, जिसका मतलब हुआ मेरे भाई आपके पास हाउस, और नोमोस का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कह सकते हो, कोई रूल कह सकते हो, कोई लॉ कह सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ सिंपल सी भाषा में, इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ मेरे भाई, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखो, आपको बिल्कुल भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज मैं यहाँ पे बोलते जाऊंगा खुद वही हमने अपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप लोगों को एज सच मिल जाएंगे। आपको लेक्चर के बाद पीडीएफ पीपीटी सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हाजिर हो जाएगी। बस गुजारिश इतनी सी है कि क्लास के टाइम पे अटेंटिव रहना, और इसकी जो पीडीएफ और पीपीटी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है मेरे भाइयों, जब हम इकोनॉमिक्स शब्द का हमने क्या समझा, इस पूरी स्लाइड से हमने ये समझा कि मेरे भाई इकोनॉमिक्स जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और वो जो 2 ग्रीक वर्ड है वो कौन से हैं। पहला है आपके पास ओइको, और दूसरा है मेरे भाई आपके पास नोमोस। ओइको का मतलब हुआ आपके पास हाउस, और नोमोस का मतलब हुआ मेरे भाई आपके पास मैनेजमेंट। मतलब कैसे हम घर में चीजों को, मैंने अपने घर की चीजों को मैनेज करते हैं, एक लिटरल सा मीनिंग हमारे पास ये निकल के आया। और कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ओइकोनॉमस भी लिखते हैं, या फिर ओइकोनॉमिया भी लिखते हैं। कभी कभी हम इस इकोनॉमिक शब्द को या तो हम ओइकोनॉमस भी कहते हैं, या तो ओइकोनॉमिया के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये तो बात आ गई आपकी सीधी सी, मतलब नॉर्मल सी बात, ये तो इकोनॉमिक्स आ गई। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ 1-2 चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो चीजें क्या हैं देखना ध्यान से। अगर मेरे भाइयों मैं आपके सामने कहूं कि वर्ड आप लोगों ने अभी समझ लिया कि जो इकोनॉमिक्स शब्द है, आपने कहा सर वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक का मतलब है ओइको और दूसरे का मतलब है मेरे भाई नोमोस, ठीक है। आपने कहा इन सब का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यही कहा आप लोगों ने। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इसका जरा एक लिटरल सा मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको कैसे कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी अक्सर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम्पल देता हूं कि इकोनॉमिक्स, अगर जो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिक्स की अगर आपको एग्जाम्पल देखनी है तो आप अपने घरों में जाके अपनी मदर जो है उनकी देखो, वो कैसे कैसे घर की सारी चीजों को मैनेज करती हैं, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपके जो भी शौक वगैरह पूरे करने हो, या फिर आपको घुमाना फिराना हो, आपको खाना पिलाना हो, वो सारी की सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं वो पूरे घर में, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और वही बेसिक सा मीनिंग होता है आपका किसका, इकोनॉमिक्स का, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। क्या होता है मेरे भाई, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। फिर लिखूंगा इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपके पास मेरे भाई मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, या अगर यहीं पे मैं आप लोगों के सामने कहूं कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसी को आप एक और भाषा में कह सकते हो, दैट इज नोन एज बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आप ऐसे कह सकते हो बेटर की जगह पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हमने ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। समझ में आ गया, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमको उसको बहुत ही इफेक्टिवली यूज करना है, सोच समझ के यूज करना है जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास प्रेजेंट है। ये मतलब होता है आपका किसका, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हो एक और भाषा में, दैट इज बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, अब मेरे भाई आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप कह रहे हो रिसोर्सेज, हमें ये तो समझाओ ये रिसोर्सेज हैं क्या। मेरे भाई रिसोर्सेज सिंपल से मतलब ये है जो चीजें आपके पास मौजूद है, जिसको यूज करते हो आप लोग, वो सारी की सारी चीजें क्या है, रिसोर्स। अब रिसोर्स में देखो, ये जो रिसोर्स है ये आपका नेचुरल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। अगर मैं आप लोगों के सामने नेचुरल रिसोर्स की बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज में सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास, देखो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये कुछ एग्जांपल है आपकी किसकी, नेचुरल रिसोर्स की। अब यही जो रिसोर्स है ये आपका मैन मेड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मैन मेड में कॉमन एग्जांपल जितनी भी आप लोगों की मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी जो भी है, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ गई मेरे भाई, आपके पास आ गई मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर। अब नेक्स्ट है आपके पास मेरे भाई, यही जो आपके पास रिसोर्सेज हैं ये आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कौन सा, जैसे कि आप लोगों की लेबर होगी, तो जो रिसोर्सेज है वो देखो मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताया। यहाँ पे आपका नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे यही पे अगर मैं आपको कहूं तो एक और तरीके का आप देख सकते हो, दैट इज नोन एज योर फाइनेंशियल। क्या कह सकते हो मेरे भाई, फाइनेंशियल में आप एग्जांपल देखो, कैपिटल जो भी आपके पास है, तो ये कुछ डिफरेंट तरीके के सोर्स आप लोगों के पास प्रेजेंस हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी सोर्सेज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हैं, इनको हम कैसे मोर इफेक्टिवली मैनेज करते हैं या फिर इनका हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इकोनॉमिक्स कह देते हैं। बोलो भाई, अभी तक की इस पूरी जर्नी में आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं आई है, चीजें क्लियर हो गई है, हमने बड़े बेसिक से समझा है। पहले इकोनॉमिक्स को तोड़ा, किससे बना है, मैंने कहा इसको आपको इन भाषाओं में भी देखने को मिल सकता है। या तो देखो यहां से आप एक और टर्म इसको कह सकते हो, दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब जब कभी भी आप लोगों के पास जिंदगी में चॉइस करने वाली बात आती है, मतलब मान लो कि आपके पास दो चीजें हैं और आपको चॉइस करनी है कौन सी बेहतर है, कौन सी आपके लिए अच्छी है, तो उस वाली चीज को भी आप क्या कहते हो, वो किसके अंडर आती है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। समझ में आ गया। तो देख रहे हो इस इकोनॉमिक्स को आप कितने कितने टाइप्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसी इकोनॉमिक्स को आगे बूस्ट या फिर एनहांस करने के लिए बड़ी सारी चीजें जो है इसके अंदर रोल प्ले करती हैं, और जैसे ही और यही जो चीजें कुछ रोल प्ले करती है, इसी में एक ऐसी चीज का नाम हम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल फैक्टर्स। क्या कहा मैंने आपके सामने, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। जब मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं इकोनॉमिकल फैक्टर्स, तो ध्यान से समझना, आप लोगों ने क्या कहा,
अब इस इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है आप लोगों ने सुनी होगी कि इस इकोनॉमिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सोशल साइंस विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे भी कहते हो। तो मेरे भाई ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो क्या है? वो यही तो है आपका, जितना आप लोगों ने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट ये सारी की सारी चीजें आपकी किसके अंदर फॉल करती हैं? इकोनॉमिकल फैक्टर्स में। ठीक है। और इकोनॉमिकल फैक्टर्स का असली मीनिंग होता क्या है? वो ये होता है ऐसे फैक्टर्स जो आपके वेल्थ या फिर मनी के रिलेटेड हो, उन फैक्टर्स को अपन क्या कह देते हैं? इकोनॉमिकल फैक्टर्स। और ऐसे फैक्टर्स जो आपकी वेल्थ या फिर मनी के रिलेटेड ना करें, उसको अपन क्या कह देते हैं? नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे भाई? नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है। यहां तक की प्रक्रिया में, यहां तक की स्लाइड में, ये वाली स्लाइड और इस वाली स्लाइड में आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब हम यहीं पे आगे बढ़े तो आगे हमने देखा कि जो आपके पास इकोनॉमिक्स है, अच्छा इस इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं। क्या है? अब ये तो आपने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स, आगे देखो इसकी बहुत सारी टाइप्स है, ब्रांचेस है, उसके ऊपर आएंगे। बट मेन क्वेश्चन हम लोगों के पास दिमाग में ये आया है, वो ये है मेरे भाई कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ मस्ट। या फिर आप ऐसे कह दो, टॉपिक का नाम दे दो एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम दे दो मेरे भाई? एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। कि मेरे भाई इस इकोनॉमिक्स की इमरजेंस हुई कैसे, किस चीज की वजह से। ठीक है। इसको जानना बहुत आवश्यक है कि क्यों हम चीज पढ़ रहे हैं, क्यों हम चीजों को बेटर, मैक्सिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे ला रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है मेरे भाइयों कि देखो, आप लोगों को भली भांति पता है कि जो ये चीज आपके पास है रिसोर्स, क्या रिसोर्स, जितने भी आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड तो है नहीं। वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास लिमिटेड, है कि नहीं मेरे भाई? जितने भी आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। ऑल्दो आपके पास मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो प्रेजेंट है, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो रिसोर्स आपका खत्म हो जाएगा। तो लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन यहीं पे जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं, जो हम लोगों की ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो लिमिटेड नहीं है। जो ह्यूमन की वांट्स है वो अनलिमिटेड है। यस और नो? ह्यूमन वांट से मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जितने भी हम इंसानों की इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। कॉमन से एग्जांपल ले लो मेरे भाई कि अगर आज आपके पास एक जॉब है जहां पर आपको सैलरी मिल रही है पर मंथ 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए। ये एक एग्जांपल है, लेमन वर्ड में इसको समझना। तो आप उस 1000 रुपए से सेटिस्फाई होगे? कभी नहीं। जब आप 1000 रुपए कमा लोगे आपका मन करेगा यार मैं 2000 कमाऊं। जब 2000 भी आने लगेगा आप और चाहोगे यार 3000 आ जाए और ज्यादा बेहतर होगा। 3 आएगा बोलोगे 4। तो ये जो हमारी चेष्टा है, जो हमारी इच्छाएं है ना ह्यूमंस की, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो अनलिमिटेड है। बट जो हमारे पास रिसोर्स है इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हमारे पास लिमिटेड है। तो इसी मुख्य कारण की वजह से हमारे पास इकोनॉमी की इमरजेंस हुई। समझ में आ गया? वो क्यों हुई इसको जरा देखेंगे। दैट इज टू सेटिस्फाई unlimited human wants from limited resources। समझ में आई मेरे भाई मैंने क्या कहा आपको कि इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हुई क्यों? वो क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी थी वो हमारे पास लिमिटेड थी और हमारी जो वांट्स थी वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है। हमको क्या करना है? इस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है इस लिमिटेड रिसोर्स की मदद से। ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का आपको पता लग गया होगा। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज की जो वो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमको इकोनॉमिक्स लानी पड़ी। और इकोनॉमिक्स हमने कैसे अप्लाई करेंगे? ऐसे अप्लाई करेंगे। हम अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अप्लाई करके, उनको मैनेज करके, बेटर यूटिलाइज करके उन रिसोर्सेज को। ठीक है मेरे भाई।
क्लियर है यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे क्या है, आगे हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास इकोनॉमिक्स है ना, उसको हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक है आपके पास मेरे भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है आपके पास? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक है आप लोगों के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? देखो माइक्रो शब्द का मतलब क्या हुआ? माइक्रो शब्द का मतलब हुआ मेरे भाई आपके पास स्मॉल। क्या मतलब हुआ आपके पास? स्मॉल। ठीक है, स्मॉल हुआ। और मैक्रो है, मैक्रो वर्ड का मीनिंग, ठीक है, मैक्रो वर्ड का मीनिंग क्या हुआ आपके पास? लार्ज। क्या मतलब हुआ? लार्ज। मतलब जब कभी भी हम स्मॉल लेवल की बात करेंगे, छोटे स्तर पे बात करेंगे, तो हमारे पास क्या अप्लाई होगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब कभी भी हम किसी एक बड़े स्तर, बड़े सेक्टर की तरफ बात करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन आएगी। अब देखो यहां से मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। इस माइक्रो में, ये जो माइक्रो मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें जो वर्ड है आपके पास आई, आपने इसको ध्यान में रखना है। आई का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल। आई से आपने याद रखना है इंडिविजुअल लेवल। क्या मतलब हुआ इस इंडिविजुअल लेवल का मेरे भाइयों? देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि मेरे भाई जब कभी भी आप पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करोगे, इंडिविजुअल चीजों को पॉइंट आउट करोगे, तो वहां पर आपका क्या लगेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स लगेगा। मतलब जब कभी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे होंगे, जब आप किसी फर्म की बात कर रहे होंगे, तो ये कुछ चीजें हैं। जब आप इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे होगे, वहां पर क्या अप्लाई होगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड। क्या एग्जाम्पल आपके पास? डिमांड। भाई फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कहा कि आज इन मार्केटों की बड़ी डिमांड है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, डिमांड मतलब आप पहले देखोगे कि इस एक की कितनी प्राइस होगी। ठीक है, तभी आप जो बल्क की चीजें हैं उसको निकाल पाओगे। जब तक के लिए आपको इस एक का ही पता नहीं होगा तो कैसे निकाल पाओगे? तो डिमांड जो है वो हमेशा कहां पर होती है? इंडिविजुअल लेवल पे। सेम केस में जो आपकी सप्लाई होगी वो भी क्या होगी? इंडिविजुअल लेवल पे ही होती है। या तो एक पेन की होगी, या तो एक बुक की होगी, ऐसे करके। सिमिलर वे में प्रोडक्शन भी जो होगी वो कहां होगी? इंडिविजुअल लेवल पे होगी। रेवेन्यू जो आपका आता है वो भी इंडिविजुअल। मार्केट जो है, कॉस्ट जो है आप लोगों की, ठीक है, कॉस्ट पर पेन, कॉस्ट एक मैंगो की, वो भी कब होगी? इंडिविजुअल लेवल पे। तो आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया। कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ यहां से मेरे भाइयों कि माइक्रो का आई वर्ड जो है वो स्टैंड करता है आपका किसकी तरफ? इंडिविजुअल लेवल की तरफ। और उस इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या होता है कि जब आप पूरे के पूरे इंडिविजुअल स्तर की तरफ पॉइंट आउट करते हो, वहां पर आपकी क्या लगती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगली ब्रांच की तरफ। और अगली ब्रांच की तरफ देखना मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। इस मैक्रो में आपको क्या याद रखना है मेरे भाइयों? इस मैक्रो में आपको याद रखना है, जैसे आपने वहां पर आई को पॉइंट आउट किया, यहां मैं ए को पॉइंट आउट करूंगा। ए का मतलब क्या होता है? ए से आप याद रखोगे एग्रीगेट। क्या याद रखोगे मेरे भाई? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कंबाइंड लेवल। क्या होता है? कंबाइंड, या फिर आप कह सकते हो कलेक्टिव लेवल। क्या कह सकते हो मेरे भाई? कलेक्टिव लेवल। तो मैक्रो में आपके पास क्या बात होगी? हमेशा कलेक्टिव में बात होगी। मतलब यहां पर आप इंडिविजुअल स्तर पे बात नहीं करोगे। यहां पर जो भी आपके पास बातें होंगी वो हमेशा किसके स्तर पर होंगी मेरे भाई? वो हमेशा आपके पास बातें होंगी एक कलेक्टिव लेवल पे बात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात होगी। किसकी बात होगी? फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात हुई, वो किस पे बात होगी? एक कलेक्टिव लेवल पे। एक कम्युनिटी की बात करी आप लोगों ने, तो वो किसकी बात होगी? एक कलेक्टिव लेवल पे। एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करी आपने, तो वो भी किसकी बात होगी? आप स्टेट में इंडिविजुअल को तो नहीं, आप स्टेट हमेशा पूरे कलेक्टिव, उसके जितने भी लोग हैं उसको देखते हुए चलोगे। तो वो सारी चीजें कौन डील करता है आपके पास? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी कुछ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल आपके पास इन्फ्लेशन। क्या है मेरे भाई? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो क्या है? तो वो आप क्या करोगे? आप इंडिविजुअल की थोड़ी कहोगे कि भाई मेरी वजह से महंगाई बढ़ रही है, आप पूरे देश की बढ़ोगे। कलेक्टिव लेवल में बात होगी। सेम पॉवर्टी, गरीबी। अब ये नहीं देखोगे कि भाई राजू या फिर रानी जो है वो गरीब है। जब आप पूरे कलेक्टिव में बात करोगे, पॉवर्टी जब आएगी तो उसमें आप इंडिविजुअल नहीं, उसमें आप कलेक्शन की बात करोगे कि हाँ इंडियन की ये पर्टिकुलर स्टेट जो है वो क्या है? वो पॉवर्टी से गुजर रही है, या फिर इंडिया कंट्री जो है उसमें पॉवर्टी कितनी है।
सेम केस पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी रेट होगा वो भी आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कलेक्टिव लेवल पे काउंट ऑन करोगे। नेशनल इनकम, इसके तो नाम में ही पता लग रहा है नेशनल इनकम। नेशनल का मतलब ही क्या होता है, पूरे देश को एक साथ लेके हुए चल रहा, तो कलेक्टिव लेवल की ही बात हुई यहाँ पे। तो ये है आपका क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको पॉइंट आउट करनी है, जो आपको नोट डाउन करनी है मेरे भाई। वो क्या है वो मैं आपको अभी लिखवाता हूं। इसके ऊपर ना एक तो पेन कौन सा चलाएं, देखो मेरे भाई, देखते हैं। अब मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, डन है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है यहां तक, डन है ना यहां तक। ये पिछली वाली जो स्लाइड थी ना यहाँ पे, यहां पर हमने ये समझा था मेरे भाई कि ये इकोनॉमिक्स की इमरजेंस हुई क्यों। ठीक है, तो डाउट जो है उसमें जो कह रहे हो एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब ये है मेरे भाई कि इकोनॉमिक्स जो है उसकी इमरजेंस हुई क्यों। वो उसकी इमरजेंस इसलिए हुई मेरे भाई कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस थे वो हमारे पास लिमिटेड थे, बट जो हम लोगों की जो वांट्स थी मेरे भाई वो हमारे पास क्या थी, बहुत ही अनलिमिटेड थी, इसीलिए। डन है। अब देखो, जब मैंने आपके सामने कहा माइक्रो और मैक्रो, अब देखो यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राइस थ्योरी। क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से। बट यहीं पे जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से। ठीक है मेरे भाई, ये बातें आपको क्लियर होगी माइक्रो और मैक्रो। डन है, आगे बढ़े, बिल्कुल सही बात। आगे क्या है आपके पास, अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एज सच वन लाइनर्स है, ये आपको याद रखने हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो आपको दिमाग में आपके ये पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो मेरे भाई जब भी मैं इकोनॉमिक्स के फादर की बात करता हूं या आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है, तो वो मेरे भाई कहा जाता है किसको, एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है मेरे भाई, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, दैट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे, वर्क्स थे जो आपको याद रखने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस बुक के बारे में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आपको इतना नाम याद नहीं रह रहा है तो मैं पहले भी कहा है क्लास में, आप इतना याद रख लो, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो इन्होंने कब लिखी थी, 1776 में, ये आपको याद रखना है। एक और बुक लिखी थी, हालांकि ये उतने एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट फिर भी याद रख लो, दैट इज द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट। ये लिखी थी मेरे भाई उन्होंने 1759 में। और ये जो एडम स्मिथ थे, ये कहां के थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड यूके। तो बात समझ में आ गई आपको। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो क्या आंसर आएगा, एडम स्मिथ। और अगर इनसे पूछा जाए कि इनका इंपॉर्टेंट बुक वर्क कौन सा था, तो आपने एक ही बुक प्रोमिनेंटली याद रखनी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर है मेरे भाई। और कब लिखी थी इन्होंने ये बुक, 1776 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक पिता किसको कहा जाता है मेरे भाई, तो ये कहा जाता है आपके पास जॉन मेनार्ड कीन्स साहब को। किसको कहा जाता है मेरे भाई, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेएम कीन्स भी कहते हैं। ये जेएम कीन्स जो है ये कहां के रहने वाले थे, ये थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन यूके में, ये वहां के इकोनॉमिस्ट थे। इनकी भी एक बड़ी फेमस बुक है, ये फर्स्ट वाली, दैट इज द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में लिखी थी। ये 20th सेंचुरी की सबसे फेमस बुक थी। पता क्यों थी, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, ये क्या नाम है, 20s के टाइम पे, दैट इज नोन एज वो ग्रेट रिसेशन, जहां पर क्या हुआ था, जो आपकी यूएसए की जो स्टॉक मार्केट थी ना वो ठप हो गई थी।
तो तब उस समय एडम स्मिथ की जो बुक थी उसमें उतनी हेल्प नहीं करी थी, बट ये जो जेएम कीन साहब की जो बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये इन्होंने बहुत मदद की थी और यूएसए को मदद करी थी उस वाली चीज से उभरने में। ठीक है, तो इसीलिए इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक यानी कि फादर कहा जाता है और उसी पॉइंट से मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इन्होंने एक और बुक लिखी थी, ये उतनी फेमस नहीं है बट फिर भी नाम याद होना चाहिए, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस, और ये लिखी थी उन्होंने 1919 में। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि मेरे भाई आपने बता दिया इकोनॉमिक्स का फादर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर, बट आपने तो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर ही नहीं बताया। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर को कहा जाता है अल्फ्रेड मार्शल साहब को। किसको? जॉन अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने एक बुक लिखी थी बड़ी फेमस, प्रिंसिपलिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स। शायद यहां पर होगा, मैं आपको बता देता हूं, नहीं होगा तो लिखवा दूंगा। हाँ देखो यहां पर है, अगली स्लाइड में है। यहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो है मेरे भाई आपके सामने अल्फ्रेड मार्शल। कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। और इन्होंने एक बड़ी प्रोमिनेंट बुक लिखी है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लोगों के स्कूल में, मतलब काफी सारे स्टेट बोर्ड के स्कूल में ये स्टेट बुक्स भी है, बुक्स भी थी उस टाइम में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी फेमस बुक थी। क्लियर हो गया? अब और कुछ एग्जाम पॉइंटर देखते हैं। अब कह रहा है कि जो टर्म माइक्रो और मैक्रो है ये तो इनके फादर्स थे, लेकिन ये माइक्रो और मैक्रो टर्म किसने दी थी, किसने कॉइन करी थी? तो ये थे रैगनार फ्रिश। कौन थे? रैगनार फ्रिश। ये कहां के रहने वाले थे मेरे भाई? ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इकोनॉमिक्स वर्ड कौन भाई? इकोनॉमिक्स नहीं मेरे भाई, माफ करें, यहां पर इकोनोमेट्रिक्स होगा। इसको ठीक करो। मैंने आपको पहले ही कहा ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि इन्होंने ही एक वर्ड लिखा था, एक वर्ड को कॉइन करा था। एक तो माइक्रो और मैक्रो किया ही था, और साथ साथ में इन्होंने एक और वर्ड कॉइन करा दैट इज नोन एज इकोनोमेट्रिक्स। क्या? इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, अब इस इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? देखो, इकोनॉमिक्स में आपने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, जब आप इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करते हो, जिसमें मोस्ट प्रिसाइजली आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो, उस ब्रांच को क्या कहते हो? इकोनोमेट्रिक्स कहते हो। और ये वाला भी क्या किया था, किसने कॉइन किया था मेरे भाई? रैगनार फ्रिश ने ही किया था। तो क्लियर है मेरे भाई? डन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये बताओ कि इकोनॉमिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो ही इज नन अदर देन रैगनार फ्रिश। रैगनार फ्रिश को ही मिला था 1969 में। तो दोस्तों ये रैगनार फ्रिश का, ये वो वाला नहीं है रैगनार लॉथब्रुक जो आप लोग वेब सीरीज में देखते हो। ठीक है, वाइकिंग्स वाली वेब सीरीज में रैगनार, ये वो वाला रैगनार नहीं है, ये दूसरा है। ये रैगनार फ्रिश है, पूरा याद रख रहा है, 1969 में। और एक और इंसान, एक और थे जैन टिम्बरजन, उनको भी मिला था 1969 सेम ईयर में। ठीक है, अब देखो यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अब हमको जो भी इकोनॉमिक्स पढ़नी है वो विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री के हिसाब से भी पढ़नी है। अब जब हमने नोबेल प्राइज देखा तो अब हमको ये भी जानना है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में अमर्त्य सेन को। किसको मिला है मेरे भाई? अमर्त्य सेन को। और किस चीज के लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि साहब आप हमें ये बताओ कि ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ये होता क्या है। देखो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स कुछ नहीं होता। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब ये है जहां पर आप लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते हो, हित के बारे में सोचते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट से उदाहरण दूं, तो जैसे मैं आपके सामने कहूं कि भाई अगर हमको क्या करना है, देश से पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है पॉवर्टी को, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, तो ये सारी की सारी आइडियोलॉजी चीजें क्या है? ये लोगों के हित के लिए, वेलफेयर के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भारत में किसको मिला है इकोनॉमिक्स में? दैट इज 1998 में अमर्त्य सेन को। किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। सेम 2019 में, हालांकि अभी तक इकोनॉमिक्स में 2 ही को मिला है, एक अभिजीत बनर्जी को भी मिला है। इनको किसके लिए मिला है? इन्होंने एक पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करा था 2019 में, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखो आगे क्या है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। नहीं, अब क्या है मेरे भाई, अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
अब इकोनॉमिक्स में जैसे आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स की आपने दो पढ़ी डेरिवेशन, एक आपने पढ़ी माइक्रो, एक आपने पढ़ी मैक्रो। फिर यहां पर चलते चलते मैंने आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन टर्म्स के ऊपर कि मेरे भाई ये बताओ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। एक ये वर्ड पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है कि मेरे भाई ये बताओ कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, और वेलफेयर तो मैंने बता ही दी। एक ये भी पूछा जाता है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है। इन तीन को जानेंगे और फिर हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसकी इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी एक अलग चीज है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज के सेशन को हम पूरा इकोनॉमिक्स को डेविएट करेंगे और कल जब आएंगे तो कल हम पूरा डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं मेरे भाई। चलो पॉजिटिव को भी छोड़ो, पहले इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाली पॉलिसीज है उनको स्टडी करना। तो क्या करना हुआ, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ जितनी भी आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं जो आपकी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं उनको स्टडी करना। इस वाली ब्रांच को आप क्या कह देते हो मेरे भाई, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कह देते हो। बोलो बात समझ आई कि नहीं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज वो क्या कहता है आपकी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अब बात आती है किसकी मेरे भाई, अब बात आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब आप एनालिसिस करते हो किसका मेरे भाई, इस चीज का, व्हाट इज का। और जब आप एनालिसिस करते हो मेरे भाई किस चीज का, ऑफ व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी। मतलब समझो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपके पास ये कहती है कि जब आप इस चीज का एनालिसिस करते हो, व्हाट इज, क्या है, क्या है। जैसे इंडिया में भी क्या है, पॉवर्टी है। इंडिया में भी क्या है, इनकम इनइक्वालिटी है। तो ये सारी चीजें किसके फैक्टर हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, जहां पर आप व्हाट इज का एनालिसिस करते हो। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जहां पर आप एनालिसिस करते हो व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे कि भारत से एग्जांपल ले रहा हूं, गरीबी कम करो, पॉवर्टी को क्या करो, एलिमिनेट करो। जो आपकी इनकम इनइक्वालिटी है इसको एलिमिनेट करो, ये होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये थी आपकी इकोनॉमिक्स की टर्म्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जहां पर हमने डिटेल में पढ़ा इकोनॉमिक शब्द के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़ा एक बार जरा क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं। शुरुआत हमने यहां से करी, हमने कहा साहब इकोनॉमिक्स वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, वो इकोनॉमिक्स जहां कर मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताया, रिसोर्स के बारे में बताया, फिर हमने इसकी ब्रांचेस को समझा, इमरजेंस को समझा, फिर हमने माइक्रो और मैक्रो को समझा, फिर मैंने कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स बताई आपको और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर समझे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमी। समझेंगे इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।